अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करवाऊंगी। ये जो टेस्ट था एक मॉक टेस्ट था जिसके बारे में मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अनाउंस किया था कि ये टेस्ट 18 जुलाई को हुआ था, ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। एक मॉक टेस्ट था जिसमें 120 क्वेश्चन थे और हर पोर्शन के बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हर पोर्शन के 40 एमसीक्यूज़ थे। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करवाऊँगी और जो बायो की डिस्कशन वीडियो वो भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। उसके अलावा जो फिजिक्स की जो वीडियो है वो आपको फिजिक्स प्रोटैगनिस्ट के चैनल पर मिल जाएगी, उसका मैं जो लिंक है वो ऐड कर दूँगी। और अगर आप इसको कोई टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो जो टेस्ट है वो भी आप इजीली उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप जो है उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द हीट ऑफ कम्बस्टन इज़ मेजर्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द हीट कंटेंट ऑफ द। तो इसमें जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स का जो हीट कंटेंट है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। और इसके इन्वर्स जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स का जो हीट कंटेंट होता है वो कम होता है और रिएक्टेंट्स का ज़्यादा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएँ। द यूनिट ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन। जो इक्वेशन आपको दी हुई है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जब मिल के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसमें जो के सी का यूनिट है वो क्या है। तो के सी का जो फॉर्मूला सिंपल से आपको यह है कि कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो उसको जब आप उसको रेशो फाइंड करते हो तो जो आपके यूनिट्स आते हैं वो आपका आंसर आ जाता है। तो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ऊपर से भी कट हो जाता है और नीचे से भी कट हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका जो आंसर आ जाता है दैट इज़ नन, कि उसका कोई यूनिट नहीं है। इस इक्वेशन के लिए के सी का कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएँ। ऑल आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ विच हैव द सेम पीरियोडिसिटी एक्सेप्ट। अगर इसमें ऊपर वाले जो पहले 3 ऑप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी सेम मतलब इनका ट्रेंड है कि ये पीरियड्स में इंक्रीज़ करते हैं और ग्रुप्स में डिक्रीज़ करते हैं। और जो एटॉमिक रेडियस है इसका ऑपोजिट है इन तीनों से। वो ये कि एटॉमिक रेडियस होता है वो ग्रुप्स में इंक्रीज़ करता है और पीरियड्स में डिक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज एबनॉर्मल ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़। तो ये आपकी मतलब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है एक एक्सेप्शंस होती हैं और ट्रेंड्स वगैरह को आपने अच्छे से याद रखना होता है। तो उसमें आपने याद रखना है कि ग्रुप 2A 5A और 8A जो है, ग्रुप 2 5 और 8 जो है ये जो है ग्रुप्स, इनमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है उसकी वैल्यूज़ वो एबनॉर्मल ट्रेंड शो करती हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएँ। ऑल आर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड तब होता है जब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। इसमें जो आपका चार्ली ऑप्शन में साइक्लोहेक्सीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो जो है वो सैचुरेटेड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएँ। ओपन चेन ए साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू। ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उसको स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्लासीफाई करते हैं, तो इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शुरू में आता है क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक्स आते हैं, वहाँ से एमसीक्यू उठाया गया, तो आपने उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। विच आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल फॉर 2-chloro-3-methyl-butane। तो ये जो है इसका, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि इसका जो पोजीशन ऑफ क्लोरीन एटम है यानी कि 2 क्लोरो है, अगर उसको हम 3 क्लोरो कर दें तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इसमें जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है दैट इज़ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें तो अल्काइल हैलाइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। अल्काइल हैलाइड जो होता है इसका ये मोनो हैलो एल्केन्स होते हैं, यानी कि वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक हैलोजन एटम होता है, उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। उसमें एक्स जो है वो हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो RCH2X जो है वो अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन आपका बीटा और चार्ली ऑप्शन जो है आपके, उसमें 2 हैलोजन एटम्स आ रहे हैं, तो वो अल्काइल हैलाइड नहीं है, वो मोनो हैलो एल्केन नहीं है, वो डाई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएँ तो द जनरल फार्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इसका अगर आपने जनरल फार्मूला से आपने इनको याद करना है। अल्केन्स का जैसे होता है कि CnH2n+2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो इसमें जो X है वो हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो CnH2n+1 X, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स में चाहे वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या टर्शरी हो, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें हैलोजन एटम सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स का मतलब है मोनो हैलो एल्केन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएँ। द टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज़ दैट विच हैज़
टर्शियल कायल हैलाइड, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि इसमें सिंगल हैलोजन एटम होता है, एक हैलोजन एटम होता है और वो अटैच हुआ होता है एक टर्शरी कार्बन एटम के साथ। और जो टर्शरी कार्बन वो होता है कि जिसके जो आगे से 3 मज़ीद कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो। तो ये जो सारे पहले तीनों जो पॉइंट्स हैं उसमें आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट थ्रू डैश रिस्पेक्टिवली। तो जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये आपको पता है कि ये आपका सेकेंड्री अल्काइल हैलाइड है, और जो सेकेंड्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो रिएक्शन SN1 और SN2 जो है वो दोनों देते हैं। SN1 इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो तो फिर SN2 रिएक्शन देते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, बोथ A एंड B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जाएँ तो मोलेकुलरिटी ऑफ E1 रिएक्शन इज ऑलवेज 1 एंड द रिएक्शन शोज डैश ऑर्डर काइनेटिक्स। जो आपका E1 रिएक्शन होता है और SN1 रिएक्शन होते हैं, इनका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। और जो आपके E2 एलिमिनेशन 2 रिएक्शंस या फिर जो SN2 रिएक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होता है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज़। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट या मास नंबर होता है वो 40 होता है और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एनी सब्सटेंस हैविंग केमिकली आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन है कि एलिमेंट इज़ बेसिकली अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ केमिकली आइडेंटिकल एटम्स, या फिर एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि आइडेंटिकल काइंड ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है द एवोगाड्रोस नंबर इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बीटा है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +23, ठीक है, -23 आपने कभी भी नहीं करना, +23 इसको सेलेक्ट करना है, तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। तो ये बात आपने याद रखनी है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स होती हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर डैश दैन बाइंडिंग फोर्सेस। जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होते हैं दे आर वीकर, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस हो गए, ये वीकर होते हैं। और जो आपके इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, जो एटम्स के दरमियान, जो एलिमेंट्स के दरमियान होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, जैसे कि आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइट गैसेज इज डैश देन द हैवियर गैसेज। आपका सिंपल सा रूल है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द मोलेकुलर मास। जो लाइट गैसेस होती हैं उनका वेट जो होता है वो कम होता है, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द हैवियर गैसेस। हैवियर गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ द रेशो ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन अमोनिया एंड HCl। अगर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा तो वहाँ पर आपको इजीली ये मिल जाएगा इसकी रेशो। और अगर आपको नहीं भी मिलती तो आप इसको जो सिंपली आपका जो एक लॉ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला, जैसे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, उसको अप्लाई करके तो आपको अमोनिया का और हाइड्रोजन क्लोराइड के आपको इनके मासेस पता है, ठीक है। अमोनिया का 17 और हाइड्रोजन क्लोराइड का 36.5 है, तो इसको आप मतलब डिवाइड करके रेशो फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं कि 1.46 आपका आंसर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ L इज इक्वल टू 2 देन द ऑर्बिटल विल बी डैश ऑर्बिटल। L क्या रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो L की जो वैल्यूज़ होती हैं वो शुरू होती हैं 0, 1 और 2 से। अगर L की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब आपका ऑर्बिटल S है, अगर L की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब आपका ऑर्बिटल P है, और अगर L की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब आपका ऑर्बिटल D है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, D ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीज प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू। जो पॉलीज का प्रिंसिपल होता है उसकी स्टेटमेंट ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स। तो इसको अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा हो, टेक्स्ट बुक की लाइन्स को अच्छे से पढ़ा हो, तो ये इजीली आप इसको रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप इसका करेक्ट ऑप्शन जो आप बीटा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, उसके ऊपर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है वो यहाँ पर जो शो है वो एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स होते हैं। और जो पॉइस है वो यूनिट है आपका विस्कोसिटी का, ठीक है। और बाकी दोनों ऑप्शंस वैसे ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है अल्फा एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 24, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज़। बॉन्ड एंगल जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री का होता है, 180 डिग्री आपका sp3 में होता है, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में उसके टेबल्स बने हुए हैं, टेक्स्ट बुक्स में बने होते हैं, तो उसको आपने जैसे बॉन्ड एंगल्स को और जो उसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने पढ़ना है, क्योंकि इसमें से इतनी बेसिक चीज़ों में से MCQs आ रहे हैं। तो आपने ये देखे ना कि MTCAT में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं आते, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। और जो सिर्फ चांदी कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, तो उनको आपने उसके ऊपर डिस्करेज नहीं होना, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, बस उस टाइम आपने अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखना है और सारे क्वेश्चंस को ठीक ठीक मार्क करते जाना है।
क्वेश्चन नंबर 25, द बॉन्ड बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया इज़। तो ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। जो अमोनिया होता है उसके ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि वो डोनेट करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। तो इस तरह से इनमें डोनर और एक्सेप्टर रिलेशनशिप बन जाता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो विच काइंड ऑफ रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एसिडिक एसिड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक हेडिंग है कि फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल्स। तो एल्केन नाइट्राइल्स इसमें या जिसमें साइनाइड ग्रुप होता है CN, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन वाला साइनाइड ग्रुप होता है, उसको हम एल्केन नाइट्राइल्स कहते हैं। तो वो वाला जो ग्रुप है वो जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको उसके प्रोडक्ट में आपको एसिड्स मिलती हैं। जैसे कि अगर मिथाइल साइनाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको जो है एसिटिक एसिड जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है C6H5COOH इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद। जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होते हैं ये आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिडिक एसिड फ्रीजेस टू आइस लाइक सॉलिड एट। तो ये सिंपल बुक लाइन है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि 17 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है आपकी ग्लेशियल एसिडिक एसिड वो आइस लाइक सॉलिड की तरह फ्रीज कर जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन इज़ एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफैटिक। तो जो एरोमेटिक है उसमें आपको बेंजीन रिंग्स होना ज़रूरी होता है और जो एलिफैटिक होता है उसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। तो अगर बात की जाए ना कि एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो उसमें आपका जो डेल्टा ऑप्शन है फैथैलिक एसिड वो आएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे एलिफैटिक का जिक्र किया गया है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो होती है जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है कि COOH ट्वाइस, ठीक है। इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला यही बनता है और ये एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एप्रिकॉट फ्लेवर इज़ गिवन बाय। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो आपका चैप्टर है उसमें उसके जो एस्टर्स बने हुए हैं, जैसे कि एमाइल ब्यूटारेट एक एस्टर है, तो ये जो इसका फ्लेवर है ये एप्रिकॉट वाला फ्लेवर है। ये एक साइड बॉक्स है, वहाँ से आई थिंक MCQ आया हुआ है, तो आपने जो साइड बॉक्स है उनको कभी भी मिस नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश ग्रुप। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उसमें आपका एक तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O वाला, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH वाला। तो ये दोनों ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से रिएक्टिविटी वो डिफरेंट रिएक्शंस शो करती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ अल्फा एंड बीटा। इसलिए आपको मैं कहती हूँ कि आपने सारे जो ऑप्शन हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह यही ट्रिक है MCQs को सॉल्व करने की। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ अ डैश। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर इसका आपको फार्मूला देखें तो ये है कि CH2OH और CH2OH। तो इसका दूसरा नाम ग्लाइकोल इथेन डायोल भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम। तो इट्स अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि वो अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है मेथनॉल इज़ ऑल्सो नाउन एज। तो ये एक सिंपल सी बुक लाइन है कि वुड स्पिरिट इसका दूसरा नाम है। तो ये टेक्स्ट बुक लाइन है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन था। ऑल प्रोटीन्स यील्ड डैश अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो सारे प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो ये हाइड्रोलिसिस पर अमाइनो एसिड्स ही हमें देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटर मोलेकुलर काइंड ऑफ बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये इस तरह से है कि जैसे आप प्रोटीन्स का अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें वो स्पाइरल्स बने होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है एक ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है उन दोनों के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो आपका बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक अमंग द एल्कली मेटल्स। तो इसमें जो है आपने ये याद रखना है कि बेसिक करेक्टर जो होता है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो सबसे ऊपर अगर फर्स्ट ग्रुप को देखें तो सबसे ऊपर लिथियम आ रहा है, ठीक है, और जो है उसके बाद सोडियम आ रहा है और उसके नीचे आ रहा है आपका पोटाशियम। तो जो पोटाशियम वाला जो है ऑक्साइड जो है वो मोस्ट बेसिक होगा और जो लिथियम वाला जो है वो लीस्ट बेसिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न्ड इन एयर।
तो जो सुपर ऑक्साइड है आपका वो ये है कि जो पोटाशियम जो होता है वो जब सुपर ऑक्साइड आपको देगा, उसके अलावा जो लिथियम है वो आपको नॉर्मल ऑक्साइड देगा, जो और सोडियम है वो आपको पर ऑक्साइड देगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन मेटल्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रुप से डाउन द ग्रुप जाते हो, जो साइज़ होता है एटम्स का वो बढ़ता जाता है, एलिमेंट्स का साइज़ बढ़ता जाता है, और जो जितना बड़ा कोई एटम का साइज़ होगा उतना ईजी होगा उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो इस लिहाज से जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो डिक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। सो आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ आ गई होगी, और अगर आप टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो है वहाँ से अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।